हाँ, तो आप सभी का एक बार फिर से धारा एकेडमी में मोस्ट वेलकम। देखिए, ये जो हमारी क्लासें चल रही है, ये है बीएसटीसी। स्पेशली हमारी बीएसटीसी और प्री बीएसटीसी का जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, प्री डीएलएड भी जिसे कहते हैं, तो उसके लिए हिंदी की ये स्पेशल क्लास है। और बच्चों, हिंदी के टोटल आपके 30 क्वेश्चंस आएंगे। आपको जैसा कि सबको पता है, हिंदी के जो प्रश्न आएंगे वो टोटल 30 प्रश्न रहेंगे और एक प्रश्न आपका 3 नंबर का रहेगा। तो इस तरीके से 90 नंबर की हिंदी है। और सिलेक्शन करवाने में जैसा कि रीजनिंग का जितना इम्पोर्टेंट रोल होता है, जितना इम्पोर्टेंट रोल आपका उतना का उतना इम्पोर्टेंट रोल आपका रहता है, वो रहता है हिंदी का। एक भी नंबर इसमें आपका कटने वाला नहीं है। आप 30 में से 30 सवाल राइट करके 90 में से 90 नंबर ला सकते हो। इसके लिए आप हर क्लास को अटेंड करिए, जो भी पढ़ाया जाता है उसको पढ़िए। क्लास के एंड में हम क्वेश्चंस करेंगे, तब आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से आपकी तैयारी चल रही है। आइए आगे बढ़ते हैं और शुरू करेंगे। कल हमने जहाँ से क्लास को छोड़ा था वहीं से आगे स्टार्ट करेंगे। मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं सीक्वेंस से एक एक टॉपिक आगे लेकर के बढ़ रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपका हिंदी में पूरे में से पूरे नंबर आ जाए, तो कोई भी टॉपिक छोड़े नहीं। अगर आपका कभी कोई टॉपिक छूट जाता है तो पहले उस पीछे वाले टॉपिक को देखें, फिर इस टॉपिक को देखें। तो क्रम से आगे बढ़ेंगे तो आपका सारे जो है वो सिलेबस पूरा कवर हो जाएगा। कल हमने जो पढ़ा था वो आप देख सकते हो। यहाँ पे हम भाषा के बारे में पढ़ चुके हैं, भाषा क्या होता है। उसके बाद हमने ध्वनि और वर्ण के बारे में पढ़ लिया है। हम शब्द के बारे में पढ़ चुके हैं, वाक्य पढ़ चुके हैं और व्याकरण पढ़ चुके हैं। यहाँ तक तो हमने कंप्लीट कर लिया। अब हमारा ये वाला भाग बाकी रहा है। तो आज शुरुआत करेंगे हिंदी की बोलियों से। हिंदी की कितनी बोलियां हैं, हिंदी का मानक रूप कौन सा है, इसकी लिपि कौन सी है। उसके बाद इसके जो 5 जो उपभाषाएं हैं, और उन 5 उपभाषाओं में जो हिंदी की जो बोलियां सम्मिलित की जाती है, 18 से लेकर के 22 बोलियां हैं, वो हम पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हम हिंदी का मानक रूप देखने वाले हैं, फिर इसके कुछ क्वेश्चंस देखने वाले हैं, और नेक्स्ट हमारा कौन सा टॉपिक रहेगा वो हम देखने वाले हैं। तो आज के इस क्लास में हम ये सारी चीजें शामिल करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं और एक एक करके कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे हिंदी की बोलियां। अब देखो बच्चों कि हिंदी जो भाषा है, ये हिंदी भाषा का धीरे धीरे विकास हुआ है। और हिंदी भाषा कोई एक ही भाषा नहीं है, इसमें बहुत सारी बोलियां सम्मिलित है और इन समस्त बोलियों को अलग अलग वर्गों में विभाजित किया है। तो वो आपको जानना है। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि हिंदी जो है वो केवल खड़ी बोली को ही हिंदी नहीं मानते हैं। हालांकि खड़ी बोली जो है ना वो हिंदी का मानक रूप है, वो खड़ी बोली को माना जाता है। प्रश्न यहाँ से भी आ सकता है, ऑब्जेक्टिव बन सकता है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव ही होगा वैसे आपका एग्जाम तो, कि हिंदी की मानक भाषा कौन सी है, हिंदी की मानक बोली कौन सी है। तो वो ध्यान रखना, वो है खड़ी बोली। ठीक है, ये मानक भाषा है। तो केवल खड़ी बोली को ही हम हिंदी नहीं मानेंगे, ये तो एक बोली है और इसके जैसी और भी बोलियां हैं, है ना, वो भी इसमें शामिल है। तो विकसित रूप नहीं है, बल्कि इसमें अन्य बोलियां भी समाहित है, जिसमें खड़ी बोली भी शामिल है। तो और बोलियां कौन कौन सी है वो आपको समझनी है। इन बोलियों को समझने से पहले आप समझिए कि हिंदी की इन समस्त बोलियों को शामिल करते हुए 5 उप विभागों में विभाजित किया है। तो वो 5 उप विभाग कौन से हैं? उसमें एक है आपका पूर्वी हिंदी, दूसरा है बच्चों पश्चिमी हिंदी, फिर तीसरा है हमारा पहाड़ी, तीसरा या फिर आप ऐसे करें बिहारी, तीसरा हो गया बिहारी हिंदी, चौथा भाग हमारा हो गया राजस्थानी हिंदी। ठीक है, ये राजस्थानी हिंदी। उसके बाद हमारा 5वां भाग हो गया, वो हो गया पहाड़ी हिंदी। ठीक है, ये पहाड़ी हिंदी। तो ये इस तरीके से 5 पूर्वी, पश्चिमी, बिहारी, राजस्थानी और पहाड़ी हिंदी, ये 5 उप विभाग याद रखिए। अगर पूछा जाता है हिंदी को कितने उपभाषाओं में उपविभागों में विभाजित किया है, तो 5। अब एक एक करके हमें यह भी याद करना पड़ेगा कि पूर्वी हिंदी में कौन कौन सी भाषा जाती है। तो सिर्फ 3 भाषाएं आपको याद रखनी पूर्वी हिंदी में जाती है, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। ठीक है, पूर्वी हिंदी मतलब आप भारत का पूर्वी भाग मान लीजिए। तो वहां पे कौन कौन सी है? अवधी बोली जाएगी, बघेली बोली जाएगी, बघेलखंड में बघेली, और छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी। तो ये 3 भाषा हो गई। उसके बाद दूसरा हमारा है वो पश्चिमी हिंदी है। देखो ये हो गया पूर्वी भाग। तो पूर्वी भाग की 3 भाषा हो गई,
पूर्वी भाग के 3 भाषाएं याद होगी ना, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। याद रखना, ध्यान रखना, भूलना नहीं है। और पश्चिमी भाग अगर अपन लेते हैं तो पश्चिमी भाग में थोड़ी सी ज्यादा भाषा है। खड़ी बोली जो कि हिंदी का मानक रूप है, उसके बाद ब्रिज, उसके बाद बांगरू जो कि हरियाणा में बोली जाती है, हरियाणवी को कहते हैं, फिर बुंदेली हो गया और कन्नौजी हो गया। तो देखो 1 2 3 4 और 5 भाषाएं पश्चिमी में शामिल हैं। तो ये हो गया पश्चिमी, ठीक है। अब उसके बाद में फिर है ना, यहाँ पे जाएंगे हम बिहारी हिंदी, जैसा कि ये बिहारी जो हमने ऊपर लिखा है, तो बिहारी में, और फिर यहाँ पे जाएंगे हम राजस्थानी में, ठीक है। ये राजस्थानी हो गया और ये हमारा जो पहाड़ी इलाका है वो पहाड़ी हिंदी हो गया। तो ऐसे आप लोगों को याद रखना है। अब चलिए बात करते हैं नेक्स्ट, हमारा जो अगले जो तीसरा जो खंड है वो है बिहारी। तो बिहारी की जो प्रमुख बोलियां है इसमें मगही, मैथिली और भोजपुरी, ये 3 भाषा है। पूर्वी में भी 3, इसी तरीके से बिहारी में भी 3, मगही, भोजपुरी और मैथिली, ठीक है। उसके बाद फिर हमारा राजस्थान आता है। तो बच्चों राजस्थान की तो आप सबको याद होगा, जो मुख्य मुख्य बोलियां उसमें सबसे महत्वपूर्ण बोलियों में मेवाड़ी आता है, मारवाड़ी है, मेवाती है, हाड़ौती है, ढूंढाड़ी है, वागड़ी है और मालवी है। देखो मेवाड़ी जो मेवाड़ और आसपास का प्रदेश है, मारवाड़ जोधपुर और आसपास का इलाका है, मेवाती जो अलवर मेवात का इलाका है, हाड़ौती जो कोटा बूंदी वाला इलाका है, उसके बाद ढूंढाड़ी जो कि जयपुर और आसपास का प्रदेश है, वागड़ी डूंगरपुर बांसवाड़ा का क्षेत्र है, और मालवी जो हमारा मालवा प्रदेश है। तो ये सारी बोलियां, सबसे ज्यादा बोलियां हिंदी की जो है वो राजस्थानी में शामिल की गई है। और अंत में पहाड़ी है, तो इस पहाड़ी में भी 3 जो बोली है वो शामिल है, गढ़वाली, कुमाऊनी और मंडियाली, जिसे पश्चिमी पहाड़ी भी कहते हैं। मंडियाली को पश्चिमी पहाड़ी भी कहते हैं। तो ये थोड़ा सा एक टफ पॉइंट रहता है भाषाओं के बारे में, हिंदी की जो भाषा याद करने का। लेकिन बच्चों बार बार अभ्यास करोगे ना तो बिल्कुल इजीली, बिल्कुल आराम से तरीके से आपको याद हो जाएगी, क्योंकि पहली बार में तो हर चीज कभी भी याद नहीं होती है, उसे 2 बार 3 बार हमें पढ़ना पड़ता है। चलिए अब देखो नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, हिंदी की जो बोली है ना, अब ध्यान देना कि इन बोलियों के मेल से बनी हिंदी को संविधान सभा के द्वारा 14 सितंबर 1949 को राजभाषा घोषित किया गया। ध्यान रखना, हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है, बल्कि हिंदी हमारी राजभाषा है। और इसको कब राजभाषा घोषित किया, तो 14 सितंबर 1949 को। इसीलिए प्रति वर्ष जो है वो 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो ये याद रखें, हिंदी दिवस याद रखना। ये ऐसे ही प्रश्न बनेंगे, कहाँ कहाँ से प्रश्न बन जाए, फिर ये नहीं कि भाई किताब में तो सर था ही नहीं है। तो इस तरीके से आपको याद रखना पड़ेगा, हिंदी दिवस 14 सितंबर, ठीक है ना, ये याद रखना आप। चलिए आगे बढ़ेंगे। इसके बाद अब हम देखने वाले हैं, सबसे पहले हम वर्ण विचार पर चर्चा करेंगे। एक एक टॉपिक हम लेंगे, और वर्ण विचार में हम जब वर्णों को देखते हैं तो वर्ण 2 प्रकार के हैं, एक स्वर है और दूसरा व्यंजन है। तो यहाँ पे देखो कि जो हमारा वर्ण है, जिसे इंग्लिश में लेटर कहते हैं, ध्वनि जिसे साउंड कहते हैं, और अक्षर जिसे सिलेबल कहते हैं। वर्ण जो कि लिखित रूप होता है, जैसे जो हम बोलते हैं ना, जैसे आ बोला, तो ये जो साउंड आ रहा है, जो ध्वनि आ रही है वो तो ध्वनि हो गई, लेकिन इसका लिखित रूप है वो वर्ण हो गया। तो देखो कि मुंह से उच्चरित अ, आ, क, ख आदि ध्वनियां हैं। ध्वनियों के लिखित रूप को, जब इन ध्वनियों को हम लिख देते हैं, जैसे हमने अ लिख दिया, हमने आ लिख दिया, हमने क लिख दिया, तो इसी को हम क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। और वर्णों का जो उच्चारण स्थान है ना, जिस ध्वनि या ध्वनि समूह का उच्चारण एक श्वास के एक ही आघात से हो जाए, उसे अक्षर कहते हैं। जैसे आम, है ना, मैम, तो ये क्या कहलाते हैं, हमारे अक्षर कहलाते हैं। आगे बढ़ेंगे, देखो नेक्स्ट, और यहाँ पे आप देखेंगे कि अक्षर जो है वो ध्वनि का लघुतम रूप होता है। इस छोटी से छोटी इकाई है वो अक्षर है। इसे और विभाजित नहीं किया जा सकता। ध्वनियां 2 प्रकार की होती है, एक होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। या हम यूं कह सकते हैं वर्ण जो है वो 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन, क्योंकि ध्वनि का लिखित रूप ही वर्ण कहलाता है। आइए नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट अब हम यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे स्वर की। हिंदी में स्वर कितने हैं, यहाँ से देखो बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। बच्चों धीरे धीरे पढ़ना, लिखित रूप में लिखते रहना, नोट कर लेना,
30 में से 30 प्रश्न राइट करने हैं, आज ही तय कर लेना। जरा सा लापरवाही आपको पीछे धकेल देगी, आपके साथी जो आपके साथ हैं या जो आपके पीछे थे, जो आपके कंपटीशन में आपसे आगे निकल जाएंगे और आप पीछे रह जाओगे, इसलिए लापरवाही बिल्कुल भी मत करना। हिंदी में अगर हम स्वरों की बात करें तो हमारे हिंदी में 11 स्वर हैं। कई सारे बच्चे जब हम 12th का जो कोर्स पढ़ते थे वहाँ कहते हैं सर हिंदी में इतने हैं, हिंदी में उतने, कितने नहीं है, 11 स्वर हिंदी में है। और वो 11 स्वर कौन से हैं? अ है, आ है, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, उसके बाद री, फिर ए, आई, ओ और औ। गिन लो कितने हैं? 11 स्वर हैं। ठीक है, अब आप कहोगे सर अंग और अ कहाँ गया? वो भी आ जाएगा अभी, वो थोड़ा सा धैर्य रखिए, सारी चीजें हम कवर करेंगे, कुछ भी नहीं छूटेगा। क्लास एंड हो जाने के बाद आप अपना प्रश्न नोट करते रहें, और फिर भी अगर कोई रह जाता है ना तो आप उसे कमेंट बॉक्स में डाल देना। तो कितने हुए देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, ये आपके हिंदी में स्वर हो गए। तो अगर प्रश्न बनता है कि हिंदी में स्वर कितने होते हैं, तो बच्चों हिंदी में स्वर जो है वो कितने होते हैं? 11 होते हैं, याद रखना। अब देखो मात्राएं, ये जो स्वर है ना, इन स्वरों की मात्राएं भी याद रखिए, कई बार परीक्षा में मात्राओं से भी प्रश्न बनता है। तो सबसे पहले तो बात करते हैं अ, तो अ की तो कोई मात्रा होती नहीं है, ठीक है ना, अ की कोई मात्रा नहीं होती है। लेकिन जो आ है ना, इस आ की ये वाली मात्रा है आ, छोटी ई की ये मात्रा है, ये बड़ी ई की है, छोटे ऊ की है, बड़े ऊ की, फिर ये री की मात्रा है, उसके बाद ये ए की मात्रा, ये आई की मात्रा, ये ओ की मात्रा और ये औ की मात्रा है। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखना। उसके बाद अब हमारा होता है एक अनुस्वार होता है, एक अनुस्वार होता है, एक अनुनासिक होता है, इस प्रकार के वर्ण होते हैं। तो जो अंग होता है ना, अंग, अंग अह, तो ये अंग जो है ये अनुनासिक बोला जाता है, इसकी ध्वनि नाक से निकलती, अंग, तो नाक से निकलती इसलिए अनुनासिक होता है। और इसकी मात्रा ये होती है, मतलब ये ऊपर जो बिंदु है, खाली बिंदु आएगा, ध्यान रखना है ना, ये केवल बिंदु आएगा, तो ये अनुनासिक है। जैसे अंश में आप देख रहे हैं आ के ऊपर अंग की मात्रा है, अंदेशा है, संपदा है, हंस है, ये। और एक होता है ये तो हो गया अनुस्वार, और एक होता है अनुनासिक, अनुनासिक जो कि चंद्र बिंदु होता है। ठीक है, ये अनुस्वार है, अनुस्वार अंग की ध्वनि आती है, एक चंद्र बिंदु मतलब चंद्रमा के ऊपर बिंदु है, तो ये अनुनासिक कहलाता है, जैसे हंसना, धुआं, चांद आदि। और एक होता है विसर्ग, ऐसे दो बिंदु लगते हैं ना, ऐसे विसर्ग, हहक, अह की ध्वनि आती है, जैसे अधः पतन, दुख, मन स्थिति, तो ये जो है वो क्या कहलाता है? विसर्ग कहलाता है। तो समझ में आ गया आपको, ये अंग हो गया हमारा और ये अह हो गया। तो अंग जो है ना, अंग तो कहलाता है अनुस्वार, और जो अह है वो कहलाता है विसर्ग, और जहां चंद्र बिंदु लगता है वो होता है अनुनासिक। ठीक है, तो ये हो गए हमारे स्वर। कितने स्वर होते हैं? तो 11 स्वर होते हैं। अनुनासिक क्या होता है, अनुस्वार क्या होता है, विसर्ग क्या होता है, ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं, और कौन से स्वर की कौन सी मात्रा ये भी हम देख चुके हैं। अब हम करेंगे व्यंजन। ध्यान दो, व्यंजन क्या है? तो हमारे पहले तो आपको पता होना चाहिए टोटल 33 व्यंजन होते हैं। अगर पूछा जाए हिंदी वर्णमाला में व्यंजन कितने होते हैं, तो 33 होते हैं। सबसे पहले इसको वर्गों में विभाजित किया गया ना, इसका वर्ग है। तो देखो जो क वर्ग है, तो क वर्ग में आता है क ख ग घ ढ, तो देखो क ख ग घ ढ, एक प्रत्येक वर्ग में 5 अक्षर आते हैं, 5 वर्ण आते हैं। उसके बाद फिर आता है च वर्ग, तो च वर्ग में च छ ज झ न। फिर आता है ट वर्ग, तो ट वर्ग में ट ठ ड ढ ण। उसके बाद आता है त वर्ग, तो त में आता है त थ द ध न। फिर आता है प वर्ग, और प में आता है प फ ब भ म। फिर आता है य, तो य र ल व और स स स ह। हो गया। अब इसमें भी है ना, उच्चारण स्थल के आधार पर अलग अलग होते हैं, औष्ठ्य कौन सा है, दंत्य कौन सा है, वो हम आगे बढ़ेंगे। इसमें एक आता है संयुक्त व्यंजन होते हैं। संयुक्त व्यंजन मतलब दो अक्षरों को मिलाकर के जो बनता है वो संयुक्त कहलाता है। जैसे क्ष है, तो ये आधा क और या फिर ऐसे क भी लिख सकते हैं और श, क्ष। उसके बाद त्र है, तो इसको आधा त और फिर र, त्र हो गया। तो ऐसे जो है ना, इसे संयुक्त जो है वो व्यंजन कहते हैं। और एक होता है हल चिन्ह, हलंत मतलब जिसके नीचे से लगता है, जैसे मान लो ये क है ना, ये क है, तो इसके नीचे ये हलंत लग गया, मतलब ये आधा है, पूरा नहीं है इसके आगे। तो जैसे कि मान लो प्रहलाद है, तो ये ह के नीचे ऐसे। उसके बाद पट्टा, ये देखो ये हो गया। अपराहन, ये ऐसे हो गया। तो ये जो है वो आधे कहलाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो गए व्यंजन। अभी व्यंजन पूरे नहीं हुए, थोड़ा सा और देखो व्यंजन में जानकारी।
व्यंजन में क्या होता है, कुछ ग्रहित स्वर होते हैं। ग्रहित का मतलब जो हमने दूसरी भाषाओं से ग्रहण किया है, जैसे कि ओ की ध्वनि आती है ना, जिसकी मात्रा ये होती है। उसके बाद ग्रहित व्यंजन भी होते हैं, जैसे क फ। अब देख रहे हो ना, हिंदी का तो है ना वो होता है क, लेकिन यहाँ पे लिखा है क और इसके नीचे एक पॉइंट आया है ये, तो ये जो है वो फारसी, उर्दू फारसी के जो है वो लिए हुए हैं। उसके बाद अंग्रेजी भाषा से जो ग्रहित स्वर है, जैसे हमने ये बात करी है, तो ये अंग्रेजी भाषा के हैं, जैसे ओ में इसमें डॉक्टर है, कॉटेज है, कॉलेज है, मतलब ओ की ध्वनि आती है इसके ऊपर। और फारसी जो है ना, फारसी भाषा से जो ग्रहित ध्वनियां है, जैसे फन, फ के नीचे बिंदु, ये देखो, ये जैसे क के नीचे, फ के नीचे, फ के नीचे तो क के, इस तरीके से है ना, पॉइंट जो नीचे लगता है वो दूसरी भाषाओं से ग्रहण किए हुए व्यंजन है। अब देखो नेक्स्ट आगे, अब कुछ याद करने वाली चीजें जो अभी तक हमने पढ़ा है ना, उसका सारांश रूप हम याद कर लेते हैं। क्या है कि अपनी बात को हम जब व्यक्त करते हैं दूसरी भाषा, तो वो भाषा कहलाती है। हम भाषा के माध्यम से हम अपनी बात को व्यक्त करते हैं। भाषा के दो रूप होते हैं, एक मौखिक और एक लिखित। मौखिक भाषा को लिखने के लिए जिन लेखन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे हम लिपि कहते हैं। भाषा के सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाले स्थायी रूप को हम बोलिक या उपभाषा कहते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं, हल्का सा एक रिवीजन हो रहा है। और यहाँ पे आप देखेंगे हिंदी में टोटल 18 से लेकर के 22 बोलियां जो है, और इन्हें 5 उपभाषाओं में हमने विभाजित किया। हमने देखा पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी, राजस्थानी और पहाड़ी हिंदी विभाजित किया गया है। यहाँ पे देखो लिखे हुए हैं। और भाषा को शुद्ध रूप से लिखने और बोलने संबंधी जानकारी देने वाले शास्त्र को व्याकरण कहते हैं। और हिंदी भाषा की लिपि जो है वो देवनागरी लिपि है। अब हम कुछ प्रश्न कर लेंगे और उसके बाद हमारा ये टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो देखो पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से राजस्थानी की बोली नहीं है। हमने 5 उपभाषाएं जो देखी, उसमें राजस्थानी की बोली कौन सी नहीं? मेवाड़ी, मारवाड़ी, अवधी और मेवाती। तो देखो मेवाड़ी राजस्थानी है, मारवाड़ी है, मेवाती है, लेकिन अवधी जो है वो पूर्वी हिंदी की बोली है, राजस्थानी की नहीं है। तो सही जवाब रहेगा अवधी। दूसरा प्रश्न देखो, सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा के स्थानीय रूप को क्या कहते हैं? राजभाषा कहते हैं? नहीं। राजभाषा किसे कहते हैं? हिंदी को कहते हैं। हाँ, हिंदी का मानक रूप कौन सा है? खड़ी बोली है। हिंदी को राजभाषा कब घोषित किया? 14 सितंबर 1949 को। राष्ट्रभाषा कहते हैं? नहीं कहते। राष्ट्रभाषा का दर्जा अभी हमारे संविधान में किसी भाषा को नहीं दिया गया है। उपभाषा कहते हैं? उपभाषा भी कहते, हाँ उपभाषा कहते हैं। उपभाषा या जिसे हम बोली भी कहते हैं। संपर्क भाषा नहीं। तो राइट आंसर क्या रहेगा? उपभाषा, ऑप्शन स जो है वो, इसे बोली भी कहते हैं और इसे उपभाषा भी कहते हैं। तीसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसकी लिपि देवनागरी नहीं है? तो देखो नेपाली की देवनागरी है, हिंदी की देवनागरी है, पंजाबी की लिपि गुरुमुखी है ना, हिंदी नहीं, देवनागरी नहीं है, इसकी लिपि गुरुमुखी है, और संस्कृत की लिपि भी हिंदी है। तो उसमें भी सही आंसर रहेगा स। नेक्स्ट प्रश्न है कि खड़ी बोली हिंदी के किस स्वरूप से निकलती है? पूर्वी हिंदी से, पश्चिमी हिंदी से, राजस्थानी से या पहाड़ी से? तो बच्चों जो खड़ी बोली है वो पश्चिमी हिंदी से निकलती है। तो इस तरीके से हमने देखो कुछ क्वेश्चंस किए हैं, और उसके बाद अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक शुरू होगा, ये हमने प्रश्न कर लिए। अभी बाकी जो प्रश्न है वो हम लाइव क्लास में करेंगे। हमारी बहुत ही जल्दी लाइव क्लास शुरू हो जाएगी। इस टॉपिक से जितने भी प्रश्न बनते हैं वो हम सारे लाइव क्लास में करेंगे। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है हिंदी का, जो सिलेबस में हमने देखा था, हम सिलेबस के एक एक पॉइंट को कवर करते हुए जाएंगे। तो कल मिलते हैं नए टॉपिक के साथ में। और आपको बता दूं कि इसी तरीके से हमारी हिंदी और इंग्लिश जो BSTC के लिए क्लासें लगातार चल रही है, पर डे क्लासें चल रही है। जीके की क्लास भी हम बहुत ही जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं। इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें। आप हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करेंगे। नंबर है 9079622989। इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो हमारे सारे लिंक आपको मिल जाएंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।